हेलो एवरीवन, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका ऐसे ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रह गया था इस वाले पार्ट से कि नई नीति के उद्देश्य। नई नीति के उद्देश्य 3 विधि एवं विधायी ढांचा के अंतर्गत लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई संधियों और ट्रिप्स करार में उपलब्ध विधायी लचीलेपन जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है लॉ से रिलेटेड, इसका उपयोग जारी रखेगा तथा ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखेगा। साथ ही भारत ट्रिप्स करार के संबंध में दोहा जो घोषणा हुई थी, दोहा मिनिस्ट्रियल मीटिंग थे एंड ऑल दैट, उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वचनबद्ध रहेगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत ने आपातकालीन स्थितियों में जो आपातकालीन स्थिति आई थी उसमें दवा निर्माता कंपनियों को अनिवार्य लाइसेंस जारी करने के अधिकार को सुरक्षित रखा, कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे दी। क्योंकि कोरोना वक्त जो हुआ था तो कोरोना के समय में ज़रूरत थी, लोगों को ज़रूरत थी, तो उसमें अधिकार को कंपल्सरी लाइसेंसिंग यहाँ इन्होंने कंपनीज को प्रोवाइड की थी ताकि लोगों को दवाएं और ये सब वैक्सीन मिल सके। हालांकि नीति में अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द का उल्लेख नहीं है। यह अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी करने की शक्ति का प्रयोग भी भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय निगमों के मध्य विवाद का मुख्य विषय रहा है। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है ये मुख्य विषय रहा है विवाद का। इस नीति में विवाद का दूसरा बड़ा बिंदु पेटेंट कानून 1970 का अनुच्छेद 3 क है, 3A होगा इंग्लिश में, 3 क है। यह अनुच्छेद ऐसे मानक तय करता है जिनके आधार पर भारत में किसी आविष्कार को मान्यता दी जाती है। नई नीति इस अनुच्छेद की पुनर्व्याख्या की अनुमति भी नहीं देता। तो जो नया नीति आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बौद्धिक संपदा से रिलेटेड, इस अनुच्छेद की पुनर्व्याख्या की अनुमति भी नहीं देता है। कौन सा नया वाला नीति? 3 क को, जिसके आधार पर आविष्कार को मान्यता दी जाती है। भारत की इस प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि बौद्धिक संपदा में निहित संभावनाएं विकास का एक प्रमुख उपकरण के रूप में हैं तथा एक मजबूत IPR पॉलिसी ही स्वास्थ्य सुविधा, खाद्य सुरक्षा, खाने पीने की और पर्यावरण की संरक्षण तक पहुंचना सुनिश्चित करेगी। परंतु इस नीति में यह तथ्य के विश्लेषण का जिक्र नहीं है कि कैसे बीते वक्त में भारत ने एक मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा के अभाव में ही, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं थी 1970 के पहले, पेटेंट राइट्स नहीं थे, तभी ही फार्मास्यूटिकल्स तथा अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता इन्होंने स्थापित की और प्राप्त की। सेल्फ हम लोग सफिशिएंट हो गए। ध्यातव्य है कि बीजों की नई किस्मों का पेटेंट सुरक्षा न देने पर भी भारत ने हरित क्रांति आई थी और 1970 के दशक में मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकारों को नकारने के कारण ही भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग तीसरी दुनिया के देशों की फार्मेसी कहलाया था। तो हमने जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को नकारा, इसी के कारण भारतीय फार्मास्यूटिकल जो उद्योग हैं वो तीसरी दुनिया के देशों में फार्मेसी कहलाया। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल का एक है, ये कंट्री जो थी वो उनका ग्रुप था, हेड था। तो फार्मास्यूटिकल उद्योग तीसरी दुनिया के देशों की फार्मेसी कहलाया। थर्ड वर्ल्ड फार्मेसी, इंडिया जो था थर्ड वर्ल्ड के लिए फार्मेसी, क्योंकि इस कारण सस्ती दवाएं उपलब्ध हो पाई थी और इसी कारण नई नीति फार्म क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं, और इसी कारण नीति जो है फार्मा क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं करती है। बस लास्ट पेज बचा है, खत्म करते हैं। नई नीति में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा उनके अधिक से अधिक सृजन की आवश्यकता पर बल दिया गया है, परंतु कहीं भी उनकी गुणवत्ता, वर्तमान स्थिति और उनके विश्लेषण का जिक्र नहीं किया गया है। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जो जागरूकता है उसके बारे में है, अधिक से अधिक सृजन की आवश्यकता पर बल दिया गया, पर उनकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या, वर्तमान स्थिति क्या, उनके विश्लेषण पर जिक्र नहीं किया गया। विदित होता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत है वो 2016 में 66वें स्थान पे था और 23 में 40वें पे है, जो कि सुधार प्रदर्शित करता है। हालांकि यह रैंकिंग पिछली रैंकिंग से बेहतर है, फिर भी हम विश्व में काफ़ी पीछे हैं और यह सूचकांक नवाचार रचनात्मकता के परिप्रेक्ष्य में विश्व के देशों में रैंकिंग प्रदान करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। नई नीति बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावशाली कानूनी विधायी ढांचे, जो भी लेजिस्लेटिव लॉ बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए तथा IPR के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक प्रणालियों, एक न्यायिक प्रणाली हो, जुडिशियल और प्रवर्तन और न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाने की भी बात करती है। तो यही वाली पॉलिसी। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? यह तथ्य है। एक तथ्य यह भी है कि वर्तमान में ज़्यादातर पेटेंट विदेशियों के नाम हैं। भारतीय तो पेटेंट की बाजार
ट्रेडमार्क के लिए ज़्यादा आवेदन करते हैं। तो ट्रेडमार्क के लिए आवेदन ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन के पास भारतीय कंपनियों द्वारा नई दवाओं के लिए किए गए आवेदनों ने कभी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं किया। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन के पास भारतीय कंपनी द्वारा जो नई दवाएं हैं उनके लिए कभी भी आवेदन की एक दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। ऐसे पेटेंट सुरक्षा संबंधी नियमों के सरलीकरण और मजबूती से घरेलू आवेदकों से ज़्यादा विदेशियों को ही फायदा होगा। तो यहाँ अगर एक घरेलू आवेदक से ज़्यादा किसको फ़ायदा है? विदेशी आवेदकों को। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस नीति में कहीं भी अनिवार्य लाइसेंसी का शब्द का जिक्र नहीं किया गया। बस एक जगह यह कहा गया कि भारतीय ट्रिप्स समझौते में विद्यमान विधायी रिक्ति और लचीलेपन का प्रयोग जारी रखेगा। तो लचीलापन यूज़ करो, तो यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात ऐसे नहीं की गई नीति में। परंतु अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने USTR ठीक है को दिए दस्तावेजों में उद्घाटित किया है कि भारत सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसी जारी न करने का मौखिक सिर्फ मुंह से बोल दिया, आश्वासन दिया है मौखिक। या लोक स्वास्थ्य के हित में एक चिंताजनक पहलू है। तो भाई लोक स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भाई आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं दोगे तो कम पैसे पे दवाएं कैसे मिलेंगी, और भाई गरीब अगर लोग हैं तो उनको एक्सेस कैसे मिलेगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, महंगी हो जाएगी। नई नीति बौद्धिक संपदा को एक वित्तीय संपत्ति और आर्थिक उपकरण के तौर पर बढ़ावा देती है। तो नई नीति जो है बौद्धिक संपदा को एक क्या वित्तीय संपत्ति और आर्थिक उपकरण के तौर पर बढ़ावा देती है। परंतु नीति निर्माताओं ने इस बात पर गौर नहीं किया कि किस प्रकार भारतीय बैंकों ने किंगफिशर ब्रांड पर भरोसा कर विजय माल्या को धनराशि जारी की और ठग लिए गए। तो इन्होंने खूब विजय माल्या वाला देखो क्या हुआ, बाहर खूब इनको भरोसा दिला करके विजय माल्या जो है पर भरोसा किया इन्होंने और खूब धनराशि जारी की और ये भाग गया वो छोड़ करके। ठीक है, इसी तरह ये आर्थिक बौद्धिक संपदा के साथ भी ना हो जाए। यह नीति वाणिज्यीकरण के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व बढ़ाने तथा सरकारी व निजी प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में अनुसंधान क्षमताओं को विकास बढ़ावा देने की रूपरेखा देती है। तो ये नीति क्या है? वाणिज्यीकरण के माध्यम से जो बौद्धिक संपदा है अधिकारों का महत्व बढ़ाएगी और सरकारी और निजी जो प्रयोगशालाएं संस्थाएं इनमें अनुसंधान क्षमताओं को विकास, ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएगी, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा, इनका रूपरेखा देगी कि गाइडलाइन बनेगी कैसे डेवलपमेंट हो सब इन सब चीज़ों का, बौद्धिक संपदा का, संस्थाओं का, प्रयोगशालाओं का। अगर तथ्यों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो ICMR है तथा भारतीय कृषि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये सब जो है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रयोगशालाओं और शोधार्थियों के लिए लगभग 20 वर्ष पहले से ही पेटेंट आवेदन करने की संबंधी नीति बनी हुई है। लेकिन इस नीति के बावजूद इन संस्थानों से आय अर्जित करने वाले पेटेंट नहीं मिल पाए। तो आय जनरेट नहीं हो पाई है। वर्ष 2000 मतलब इनसे रिलेटेड इनको पेटेंट का वो है पर इनको प्रॉफिट नहीं मिला है। पेटेंट इशू हुआ पर इनको प्रॉफिट कभी नहीं मिला। कि प्रयोगशालाओं में देखो 20 वर्ष पहले से ही पेटेंट आवेदन करने संबंधी नीति बनी हुई, पर इन नीतियों के बावजूद इन संस्थाओं से आय अर्जित करने वाले पेटेंट नहीं मिले हैं जिससे आय आ सके। वर्ष 2001 और 2010 तक के CSIR के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अधिकांश पेटेंट अपनी लाइसेंसिंग के जरिए पेटेंट आवेदन की कुल लागत का 4 से 5% भी अर्जित नहीं कर पाए। तो जो CSIR के जो अधिकांश पेटेंट है वो अपनी लाइसेंसिंग करवाए और उससे जो लागत के 4 से 5% भी नहीं ये लोग कमा पाए। एक बात यह भी है कि भारत में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अनुसंधान इनका विकास प्रयोगशालाएं इनका इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं, उद्योगों से सहभागिता लगभग नगण्य है, बहुत कम है। तो इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाता। भाई सिर्फ रिसर्च कर दिया आपने, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही, इंडस्ट्री डिमांड कम है उसकी। जहाँ तक सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रयोगशालाओं को उनकी शोध उपलब्धियों को पेटेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, निजी क्षेत्र में अपने शोध योगदान के लिए धन अर्जित करने का अन्य अधिकार दिए जाने का प्रश्न है, तो इस कदम से करदाताओं पर ही दोहरा बोझ पड़ेगा, क्योंकि जो भी उत्पाद तैयार होगा उसमें सभी खर्चों का शामिल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है कि जहाँ तक सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रयोगशाला हैं उनकी शोध उपलब्धियों के पेटेंट के लिए प्रोत्साहित कर निजी क्षेत्र से अपने शोध योगदान के लिए धन अर्जित करने का अनन्य अधिकार दिए जाने का प्रश्न है, तो इस कदम में से करदाताओं पर दोहरा बोझ पड़ेगा, और क्योंकि जो भी उत्पादन तैयार होगा सभी खर्च शामिल किए जाएंगे इसमें, तो ये बोझ ही है एक तरह से।
इस बात में कोई संदेह नहीं कि नई बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भविष्य में भारत के विकास की एक महत्वपूर्ण आधारशिला हो सकती है। रचनात्मक और नवाचार, ये देखिए कंक्लूजन हो गया पूरा। रचनात्मक और नवाचार ऊर्जा के भंडार का यदि सही तरीके से दोहन किया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास तीव्र गति से होगा। और यहाँ ध्यान देने की बात सबसे ज़रूरी बात यह है कि किस प्रकार इस नीति द्वारा विदेशी निर्माताओं, आविष्कारों तथा नवोदित स्वदेशी उद्यमियों के हितों में संतुलन बनाकर रखा जाएगा। तो किसमें ये संतुलन होगा? विदेशी निर्माताओं, आविष्कारों और नवोदित स्वदेशी उद्यमियों के बीच में। यदि समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के हितों में विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान रखते हुए नीति का कार्यान्वयन किया गया, तभी यह नीति भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के अपने उद्देश्य में सफल रह पाएगी। हालांकि नीति के लक्ष्य और मिशन स्पष्ट हैं, परंतु अभी अनेक कसौटियों पर इसे खरा उतरना है। साथ ही अभी यह भारत में बौद्धिक संपदा के समुचित सृजन व विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अभी भी यह बौद्धिक संपदा के समुचित सृजन और विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। और पीछे आपने भी देखा कि इस पे क्यों बना, क्योंकि यूएसए से बर्डन था, वहाँ कंपनीज अपना ग्रुप बना ली, फिर इन पे प्रेशर डाल रही थी कि आप लॉ और वो इम्प्रूव करो, लॉ को और रेगुलेट करो, टाइटन करो, रूल को, नियम कठोर बनाओ, थोड़ा पेटेंट से रिलेटेड, ठीक, ये सारी चीज़ें आई हैं। और पेटेंट से बहुत ज़्यादा इंडिया में जो कमाई उमाई नहीं हुई, जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उसमें पेटेंट कराया गया तो उससे अर्निंग भी नहीं हो पाई थी। तो उम्मीद है कि इस नीति को का कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को हल करने पर या अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहेगा। ये पूरा हमने इससे ही निकाल लिया है। लास्ट में कंक्लूजन था, नेट्स ऑल।